बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें करते हैं खुलकर, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और वो खास मेहमान मैं कितनी देर तक आपसे छुपाऊंगा। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका स्वामी जी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। एक बार फिर आप जितनी बार आए रिकॉर्ड तोड़े आपने इस प्रोग्राम में, और आज मुझे लगता है फिर ऐसे आज तो दिन भी बड़ा खास है। अच्छा, हमारे साथ दूसरी मेहमान जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दीप्ति तनेजा जी। बहुत स्वागत दीप्ति जी आपका। और शांतिनी गुप्ता जी मेरे मित्र जो हैं वो भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। शांतिनी जी मेरा नाम कॉफी रहेगा आज, बाबा जी हैं तब भी आप चाय कर दो, काढ़ा कह लीजिए, चाय कह लीजिए, हर्बल टी कह लीजिए। स्वामी जी को आज हमने जो तकलीफ दी उसकी वजह खास है। वजह क्या है कि ये जो ट्रम्प चाचा हैं इन्होंने जो हम पर टैरिफ लगाए हैं वो आज से 50% टैरिफ जो है वो लागू हो गए। अब देश इसे किस तरीके से ले, हम इसका जवाब किस तरीके से दें। हम में इतनी क्षमता है कि कुछ नुकसान अगर हमारे निर्यात का होगा तो वो भारत जो है उसको झेल भी लेगा, सह भी लेगा और रास्ते भी खोज लेगा। कैसे? प्रधानमंत्री बार बार स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, तो उपाय क्या हैं? ये सारी बातें आज स्वामी जी आपके साथ होने जा रही है। एक बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, किसी ने भी एक्सपायरी लिखा हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ट्रंप ने एक गलती कर दी आज की तारीख चुन के ये टैरिफ लगाने की। गणेश चतुर्थी है आज। अब गणेश जी के दिन विघ्न डाल रहा है, मंगल करता है, क्या विघ्न टिकेगा? गलतियां तो कई कर दी। देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और मैंने तो जो है इस बात को कई चैनलों पर कह दिया है आज कि एप्पल के शोरूम पर भारत का कोई भी देशभक्त नागरिक, भारत का जागरूक नागरिक जो भारत माता को प्यार करता है, चाहे किसी भी मजहब का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, एप्पल के शोरूम पर कोई भारतीय दिखना नहीं चाहिए जब तक ट्रंप के होश ठिकाने नहीं आ जाते। अभी मैकडॉनल्ड्स में कोई दिन जाना बंद कर दो, अपने दाल रोटी सब्जी खाओ, बढ़िया है। अभी सबवे पर भी मत जाओ, KFC भी मत खाओ, वैसे भी उसमें पता नहीं क्या कूड़ा कचरा खिलाते हैं, जीव जंतु खिलाते हैं। कोका कोला पेप्सी भी मत पियो। और जितने भी एडिडास, पेडिडास, प्यूमा, नाइकी, पाइकी, जो भी जितने भी ब्रांड हैं, ये तो कुछ वो है जो सरफेस पर है। बाकी जितनी भी अमेरिकी कंपनियाँ, जितनी अमेरिकी ब्रांड्स हैं, उनकी बैंड बजाओ, पूर्ण बहिष्कार। और समाज के लोगों को जागरूकता के साथ कि भाई इस समय कोई भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो सीधा सीधा देश के साथ धोखा है, देश के साथ एक तरह से आप अपराध कर रहे हैं, ये नेशनल क्राइम हो रहा है एक तरह से, और ये राष्ट्र के साथ कृतज्ञता है। लाखों वीर वीरांगनाओं ने शहादत कुर्बानियां देकर के जिस देश को आज़ादी दिलाई, ये एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। और इतने बड़े देश को आप जो है आंखें दिखा रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह की बातें करके भारत का अपमान कर रहे हैं। तो इस बार का तो अपमान का बदला सब भारतीयों को मिलजुल करके लेना चाहिए। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को वो कहता है डेड इकोनॉमी। अरे जिस भारत से 100 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा तो विदेशी आक्रांता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और तमाम मुगल आदि लूट करके लेके गए। मैंने आज जितने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी तो अकेले भारत की रही है 18वीं शताब्दी जी। इतना बड़ा भारत। तो ट्रंप ने दूसरी गलती ये की कि उसने जो है ये इतने बड़े उपभोक्ता जहाँ पर हैं उस देश को छेड़ दिया। अब भारत यदि चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ देश और यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलकर के एक नया गठबंधन बना लेता है तो डॉलर सीधा आधा हो सकता है। अब तो डॉलर अपनी जो है पुरुषार्थ के बल पर, या जिसको कहते हैं अपनी उसकी करेंसी की ताकत के बल पर, वो डॉलर नहीं है। पूरे विश्व में कहीं पर भी व्यापार होगा तो डॉलर में होगा। ये एक पूरी एक दादागिरी है। इसको राजनैतिक कहो, लोकतांत्रिक कहो, तानाशाही कहो, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है सरेआम। तो ये उसके अपनी करेंसी की वैल्यू की दृष्टि से, GDP की दृष्टि से, ग्रोथ की दृष्टि से, वहाँ के लोग, वहाँ महंगाई बढ़ेगी। इधर से बहिष्कार करना ही पड़ेगा हम भारतीयों। मैं एक मिनट से बात करूँ, आप अमेरिकी उत्पादों का, अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा, तभी वो भारत के शरणागत होगा और साष्टांग प्रणाम करेगा। तो दुश्मनी वाली बात होगी स्वामी। तो देखो, हमें शत्रु के साथ तो शत्रु जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। हम सबके प्रति उदारवादी हैं, लेकिन कोई हमारे साथ शत्रुता करता है तो फिर तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भी धर्म युद्ध करना ही पड़ा था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र आपका तो नाम ही है। कुरुक्षेत्र में जब तक धर्म युद्ध नहीं होता, कुरुक्षेत्र किस बात? अमेरिका से हमारी दुश्मनी थोड़ी होगी। लेकिन देखिए,
हमारी अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक राष्ट्रपति वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो पर्सनल कैपेसिटी में टैरिफ नहीं लगा रहा है, उसके क्या औकात है टैरिफ लगा दे। तो जब वो एक राष्ट्रपति की हैसियत से हम पर टैरिफ लगा रहा है तो फिर हमें बहिष्कार तो करना नहीं। प्रधानमंत्री तो, लेकिन प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्वदेशी पर आइए, स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, स्वदेशी स्वावलंबन का, आर्थिक निर्भरता का, और भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी, भारत की करेंसी, भारत की जो वैल्यू है जी, वो तो इसकी आर्थिक। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी परिभाषा स्वदेशी की ये है, पीछे किसका पैसा लगा है, डॉलर यूरो लगा है, उससे मतलब नहीं है, पसीना हमारा, मतलब बना भारत में हो, भारतीयों के हाथों से बना हो। इसके 3 पक्ष। अब अगर एप्पल फोन है बन भारत में रहा है तब भी ना खरीदें। हाँ देखो, अमेरिका को झुकाने के लिए तो करना पड़ेगा। देखो, स्वदेशी के 3 अर्थ हैं। एक है भारत में बना हुआ जी, दूसरा भारतीयों के पैसों से भारत का ब्रांड और विश्व के लिए बना हुआ, भारत के लिए और विश्व के लिए बना हुआ, और जो तीसरा स्वदेशी का बहुत व्यापक अर्थ है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी कृषि व्यवस्था, स्वदेश का स्वधर्म का गौरव, और स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने का संकल्प। जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी आज़ादी के तराने जब गाया करते थे, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने गरीब स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो स्वदेशी ये जो राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी, शिक्षा चिकित्सा की आज़ादी, आज भारत को अब एक नए कुछ कीर्तिमान घड़ने पड़ेंगे। पूरी दुनिया भारत में आकर के उपचार ले, सारी दुनिया त्रस्त है बीमारियों से, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को लिवर किडनी फेलियर, और भारत के पास समाधान है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का जितना सारा लेना हो उसको ले, फिर योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हमने तो सब करके दिखाया। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा था उसका भी फैसला आ गया। ये सारे ड्रग माफिया, पूरे मेडिकल माफिया हमारे पीछे पड़े थे। भारत में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के पूरी दुनिया का चिकित्सा का हब, पूरी दुनिया का शिक्षा का, सब अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई, यूनिवर्सिटियाँ इतनी बेहतर बना डाले हम, पूरी दुनिया का शिक्षा का, पूरी दुनिया का चिकित्सा का, पूरी दुनिया का कृषि, ऑर्गेनिक खेती हमसे सीखे लोग, पूरी दुनिया में जीवन को कैसे जिया जाता वो हमसे सीखे लोग। तो पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था से लेकर के धर्म व्यवस्था से लेकर अध्यात्म भारत। अभी यहाँ कोई कांग्रेसी बैठा होता तो पता है क्या कहता आपकी बात पे, मेरा स्वामी जी को ट्रंप की वजह से मौका मिल गया कि आप पतंजलि की चाय पियो, पतंजलि के कपड़े खरीदो, पतंजलि की यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ाओ। मुझे लगता है नहीं बाबा जी को उस एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। मेरे क्या कहा, कोई आप विरोधी, आपके कम दुश्मन है, कोई बैठा होगा तो यही कहेगा भारत में। देखो, भारत में मेरे नहीं, भारत के दुश्मन, योग आयुर्वेद के दुश्मन, सनातन के दुश्मन। देखो, ये तो शुरू से भारत इतना महान राष्ट्र आखिर कमजोर पड़ा, टूटा, गुलाम हुआ, और इतना देश का पतन हुआ, तो उसमें भारत के अंदर के लोगों ने तो मदद की ना। और हमें अंदर और बाहर के शत्रुओं की पहचान तो करनी पड़ेगी। और जैसे शांतनु जी और दीप्ति जी कह रहे थे, देखो आज पतंजलि किसी की मेहरबानी से तो खड़ा नहीं हुआ। ये ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, कल मोहन भागवत जी भी कह रहे थे, संघ के 100 साल पूर्ण होने पर उन्होंने बहुत बड़ा तप त्याग किया देश के लिए। तो परम पूजनीय सरसंघ चालू जी कह रहे थे कि पहले जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आपको क्यों उपेक्षा हो गया, मजाक उड़ाए, अरे इसकी क्या औकात है, फिर विरोध होगा, और उसके बाद बावजूद भी आप डटे रहते हैं अपना सर्वस्व आहूत करके, तो फिर आप तो सफल होंगे। तो इस देश ने पतंजलि को बनाया, आज 50,000 करोड़ का कोई टर्नओवर करके दिखाए ना, और वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है जी। वो देखो, अर्थ के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है और अनर्थ है, लेकिन अर्थ स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए लगना चाहिए। उन्होंने लगा के दिखाया, करके दिखाया, जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय। और मैं कह रहा हूँ शिक्षा की गुलामी, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसमें एक नव कीर्तिमान घट रहा है। ठीक है, अच्छा, बाकी दीप्ति जी अर्थशास्त्री हैं, वो बताएंगी अपने दृष्टिकोण से कि भाई इसका हमें कैसा जवाब देना चाहिए। शांतनु जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं आपसे, चूंकि विरोधियों की बात हुई, डेड इकोनॉमी आपने कहा, ट्रंप ने बोला, राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ट्रंप, उन्होंने कहा शुक्र है किसी ने तो बोला कि भारत की इकोनॉमी मृत इकोनॉमी है। सुनिए उसके बाद अब कांग्रेस क्या कह रही है। जब स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री ने की, उन्होंने कहा स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग बची कहां, मोदी सरकार ने 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद कर दी जीएसटी और नोटबंदी से। इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। राहुल जी को इस बात का पता है अच्छे से कि स्वदेशी आंदोलन ये तो कांग्रेस का ही शुरू किया हुआ था। मतलब देखो, हमारी कांग्रेस से ना तो द्वेष है, ना उससे कोई हमदर्दी है, हम तो तटस्थ होकर के बात करें। स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े प्रोधा कौन थे? महात्मा गांधी।
और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। और उस समय देश में जितने भी लोग थे, बाद में अलग अलग शाखाएं बन गई, संगठनों की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग पार्टियां भी बनी, लेकिन मूलतः तो उस समय कांग्रेस एक स्वतंत्रता का आंदोलन बन चुकी थी। तो स्वदेशी का विरोध तो किसी भी तरह से करेंगे तो ये तो अपने कब्र खोदने जैसा होगा कांग्रेस के लिए। कल मोहन भागवत जी ने भी कहा कि देखो कांग्रेस ने उस समय जो योगदान दिया वो दिया, उन्होंने बड़ाई की उस बात की। तो राहुल जी को भी इतना उदार दिल रखना चाहिए और देश के बारे में तो सोचना चाहिए कम से कम। इस समय जब ट्रंप भारत को घुरा रहा है और तमाम तरह की चुनौतियां, तो उस समय तो कम से कम सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आप संत हैं, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि सब एक सुर में बोले। कहाँ बोल रहे हैं एक सुर में? आज बोलना पड़ेगा। आज तो सवाल चाहिए ना, बोलना चाहिए। इज द मेन मुद्दा तो यही है कि बोलना चाहिए। अरे आज तो बात ले गए हैं कि वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं और अब देश की सत्ता ही चोरी की है, ये आरोप लग रहे हैं, जहां पर वहां ये उम्मीद करना। खैर यहाँ बीजेपी वाला कोई है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, तीसरे दिन वो पूछ रहे थे कितने जहाज गिरे। जब इनकी सरकार बनती है तेलंगाना में, जब इनकी सरकार कर्नाटक में बनती है, तब सब ठीक है, तब सब ठीक है। तब वोट चोरी सर, इन्होंने तो सरब जी, उरी और बालाकोट का भी प्रमाण मांग लिया था, तो फिर ये वोट चोरी और ये सब बहुत तो छोटी बातें हैं। और जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि जब इनकी सरकारें बनती हैं तो वोट चोरी नहीं होती। ये तो चले आज का मुद्दा नहीं, तो बात निकली तो मैंने कह दी। लेकिन अब प्रोफेसर साहब ये बताइए, टेक्सटाइल हमारा $11 बिलियन का एक्सपोर्ट, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस 6.5 बिलियन से ज्यादा, डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड 10 बिलियन, एल्यूमिनियम, कॉपर 4.5 बिलियन, केमिकल्स 2.7 बिलियन, सी फूड 2.5 बिलियन, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स ये 3 बिलियन के ये एक्सपोर्ट। इन सारे सेक्टर्स की भरपाई कैसे होगी? सर आपने एक आंकड़े बोले। मोटे तौर पर देखें तो हमारा अमेरिका से $82 बिलियन के करीब का हमारा उनके साथ था ट्रेड, और उसमें हमारा सरप्लस चलता था। और सरप्लस जो चलता था वो हमारा चलता था इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, फार्मास्यूटिकल्स की वजह से, और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात है, वो दोनों एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज का अलग है, वो एग्जेम्प्ट है। तो मोटे मोटे आपने जो सेक्टर्स अलग अलग तोड़ के बोले, वो मात्र $30 से $35 के बीच की बात होती है, बिलियन डॉलर, 35 बिलियन डॉलर की। और ऑलरेडी मोदी जी इसका पहले से ही सोच विचार करके बैठे हुए थे। हमने ब्रिटेन से ऑलरेडी अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया हुआ है, हमने एशियान में ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ ली हुई है, हमने जापान के साथ, हालांकि जापान के साथ अमेरिका के ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन हमने श्रिम्प के लिए, जैसे आपने बोला, उसकी ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लिया। हमने थाईलैंड में अपने डायमंड्स की बातचीत शुरू कर दी, हमने अफ्रीका में अपना ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लिया है। उससे ज्यादा हमने अभी जो अपना डोमेस्टिक मार्केट, जो स्वामी जी कह रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये जीएसटी रैशनलाइजेशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले के मंच से बोला कि जीएसटी दिवाली तक पूरी भारत की जनता के लिए एक दिवाली के उपहार की तरह आएगा। जब जीएसटी के रेट कटेंगे, हमारा इसमें, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री के एंगल से बोलूंगी, हमारा उसमें परचेजिंग पावर बढ़ती है, और जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ती है डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ती है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने से अगर हम, जैसे स्वामी जी ने कहा, अपना वो जो परचेजिंग पावर हमारा बढ़ा है, हमारा जो हमारे हाथ में जो खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, उसको हम अगर स्वदेशी चीजों पे लगाते हैं। बात आपने कही सरब जी के स्वदेशी, क्योंकि एप्पल यहां पर है, यहां के लोग बना रहे हैं, लेकिन पैसा कहां है, कहां का आ रहा है? रिपैट्रिएशन होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां जा रहा है? वो सारा का सारा प्रॉफिट तो रिपैट्रिएट हो जाता है अमेरिका में। देखिए 1905 में स्वदेशी आया और उसके बाद हमको केवल 50 से कम साल लगे अपने भारत को वापस स्वतंत्र कराने के। तो अब ये नव उपनिवेशवाद का समय आ रहा है। लेकिन अभी मैं इमीडिएट जो नुकसान हो रहा है स्वामी जी, वो कैसे, उसकी भरपाई क्या? ये जो एक्सपोर्टर है जिसके पास मान लीजिए $100 मिलियन का ऑर्डर था, देखो अब वो तो धरा का धरा रह गया। अब उसका जब वो नुकसान होगा तो उसकी फैक्ट्री बंद होगी। 3 चीजें होंगी। एक तो जैसे दीप्ति जी ने कहा ऑल्टरनेटिव मार्केट, वैकल्पिक बाजार, और उसका कंपनसेशन अलग अलग देशों में व्यापार करके सारी दुनिया ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और ये भारत की जीत है। और दृढ़ता से, और चाइना के लोग भी थोड़ा सोचें आगे का, भविष्य का। अमेरिका की जो है पिछले को बनने की किसको जरूरत है और क्यों बने? यदि भारत, चाइना, रसिया और मैंने कहा यूरोप के और मिडिल ईस्ट के कुछ देश तो इस तैयारी बैठे हैं, घोषणा कर चुके हैं। यदि सारे एक हो गए तो सारी चीज़ ही बदल जाएगी। तो भारत के नए बाजार खोजे हैं। भारत के प्रधानमंत्री पहले बाहर जाते थे तो रणनीतिक बात, वैश्विक बातें, इन मुद्दों पर चर्चा करते थे।
अब उन्होंने खुल करके, अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता है तो सीधी बिजनेस की बात करता है। तो भारत के भी ये अच्छी बात है, ये भारत की व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जाकर के भारत की मार्केटिंग करेंगे अब ये अच्छी बात है होगी। दूसरी बात जो है, भारत में जिनसे कहा कि जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, भारत सरकार को छूट दे देगी, उनको टैक्सेशन में छूट दे देगी, दूसरी चीज़ों में छूट दे करके उसको कंपनसेशन कर देगी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, भारत के लिए 8-10 हज़ार 20 हज़ार करोड़ रुपए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी एक अलग बात, भारत को तो अब ये करना चाहिए, चाइना की तरफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। यहाँ लैंड छूट में दो, लाइट छूट में दो, पानी छूट में दो, और भी कोई छूट दे सकते हो, टैक्सेशन की छूट दे दो, पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग को एक बार भारत में बोला। और भारत में जितनी अच्छी लेबर है, जितनी स्किल्ड लेबर, भारत में प्रतिभाओं की अड़चन क्या आ रही है स्वामी जी, आज तक क्यों नहीं हुआ? तो अभी अब भारत में क्या होता है, जब तक सिर पर नहीं पड़ती ना, तब तक हम लोग जो है थोड़े ऐसे रिलैक्स मोड पर रहते हैं। तो भारत कभी, ये बहुत बार हमने देखा, तो भारत के लोग जो स्वभाव से थोड़े संतोषी हैं, जब इनके सिर पर आकर के कोई हथौड़ा मारता है तब जाकर के थोड़ी सी और वो आ गया है, मौका आ गया। एक चीज पूछता हूँ स्वामी जी से, हम आगे की बात पहले कर ली, मुझे पहले पूछना चाहिए था आपसे, ये फूफा नाराज हुआ क्यों है? नहीं, तरीका है उनका, वो नाराज भी नहीं है। कोई वजह आपको समझ में आई भाई ये बात होगी? दरअसल क्या है, ट्रंप में जो है, एक तो कृतज्ञता जो है, ये मोदी जी ने कितना उनका सम्मान किया, वहाँ भी जाकर के उनके लिए कैंपेन करती, यहाँ पर भी अहमदाबाद में बुला करके कितना बड़ा जो है उसके लिए जलसा प्रोग्राम किया। ये सब चीज़ें होने के बावजूद, और फिर वहाँ के लोग, मैंने कहा नहीं, ये 2 काम पूरे होंगे। अभी तो करीब आधी जनता तो वहाँ खिलाफ हो गई, और जब बहिष्कार अमेरिका का पूरा हो जाएगा भारत में, तो वहाँ तो हाहाकार मच जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार मच जाएगा। मैं ऐसे तो कोई प्रेडिक्शन करने वाला, कोई जो है इंदु प्रकाश जी की तरह कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, लेकिन एक नई बात जरूर कहता हूँ, ये ट्रंप का वार, ये ट्रंप कार्ड खाली जाएगा, वापस लेना पड़ेगा। ये वापस लेगा, ये टैरिफ वापस लेगा। ओके, शांतनु जी देखिए, इस पे अभी जो इलाज स्वामी जी बता रहे हैं बिल्कुल उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने बता भी दिया कि जो टैरिफ लगे हैं ये रशिया का युद्ध रोकने के लिए लगे हैं। अब उसने वो धीरे से बोल दिया, उसके बाद ऐसा लगा भी चेहरे से उसको कि जैसे वो ये बोलने वाली बात नहीं थी है ना। उसने उस बात को फिर मश कर दिया एकदम से कि भाई वी आर डूइंग वेरियस थिंग्स लाइक टैरिफ्स ऑन इंडिया। अरे वो उसको लगा ये क्यों बोल दिया। तो टैरिफ सैंक्शंस वर्ड यूज करा। अब वो चाह कह रहा है कि आप रशिया से पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं। अब हमारे पत्रकार ने पूछ लिया आप भी यूरेनियम खरीद रहे हैं, तो ट्रम्प कह रहा है आई डोंट नो अबाउट इट, जबकि सबको पता है, उसका डेटा लिखा है, वो तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में लिखा है। तो मेरे ख्याल से जो हमने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया पिछले 10 साल से, अब उनको लग रहा है ये तो साफ साफ बोलने लगे। ये तो पहले दब जाते थे, इनको आंख दिखाओ भागता चला आता था इनका कॉमर्स सेक्रेटरी, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये जो नया भारत है, और ये देखिए ये कोई नेगोशिएशन भी नहीं है, ये तो दादागिरी है ना। तो उसमें स्वामी जी ने ठीक करा, हम भी दादागिरी दिखाएंगे, शुद्ध दादागिरी। नहीं जाएंगे एप्पल में, नहीं जाएंगे आप मैकडोनल्ड्स। कल से जो खबर दिखाना पड़ेगा स्वामी जी ने कि भाई जर्मन अखबार कह रहा है, जर्मन अखबार 4 फोन किए ट्रंप ने, मोदी जी ने नहीं उठाया। यही तरीका है इनका, और कोई तरीका नहीं करता है, और यही करना भी चाहिए। देखो चाइना के सारे टैरिफ ऑफिसली ये वापस होगा, तो भारत को थोड़ी सी मजबूती दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पर उदारवादी, मैं कहता हूँ अविवेकपूर्ण उदारता ने, मूर्खतापूर्ण उदारता ने भारत का बहुत नुकसान किया है। मूर्खतापूर्ण उदारता हमने क्या की, 2-4 मुसलमान आए थे, आज वो 20 करोड़ हो गया, अपने भाइयों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। 2-4 अंग्रेज आए थे, $100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट करके लेके गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे भिखमंगे लोग हैं, दे दो इनको, क्या है। तो वो 1608 में जो आए, देश पर, किसी भारत जैसे देश पर एक कंपनी का राज हो सकता है। तो हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमें राजनीतिक गुलामी में दसाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमारे अपने भाइयों को मुसलमान और ईसाई बनाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमें आर्थिक रूप से दरिद्र बनाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने ऋषियों के देश में बहुत से राक्षस पैदा कर दिए। यहां पर तो हमें अपने सनातन धर्म पर, अपने स्वदेशी पर गौरव तो रखना ही है, लेकिन भारत में जो इस तरह के ये जो अंदर के और कुछ बाहर के जो शत्रु हैं, उनका भी शत्रु पक्ष की भी पहचान करनी पड़ेगी। यदि शत्रु पक्ष की पहचान नहीं होगी तो फिर हम मार खाएंगे, और हमने बहुत बार पहले धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाना। आप कुछ करेंगे? स्वामी जी ने बोला अविवेकपूर्ण हम उदारता दिखाते हैं। उसमें दूसरा जो पहलू है कि हम जो फूट डालो राज्य करो के चलते ही वो एक कंपनी से हमारे पे राज करने आ गए। हम आज कम से कम अपने इतिहास से सीखें कि हमको ये
फूट डालो वाला काम नहीं करना है। इस समय तो पक्ष विपक्ष सबको एक स्वर में बोलना चाहिए था कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कैसे कह सकते हो। दिस वाज समथिंग, अ मैसेज शुड हैव गॉन आउट लार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एंड मैं आज बड़ी एक, चाहे मैं बिल्कुल एक अर्थशास्त्री की, बिल्कुल किसी के पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए पहलू से देखूं, तो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री पर कि वो झुके नहीं। आज बोला जा रहा है कि दिस इज अ मोदी बिल्ट हेडेक। तो क्या मोदी मेड ह्यूमिलिएशन चाहिए थी क्या? हेडेक ह्यूमिलिएशन दोनों एच से शुरू होते हैं। क्या आपको ह्यूमिलिएशन चाहिए थी कि झुक जाओ? आपने पूछा सौरभ जी के क्यों हुआ का तो सीधा सीधा जवाब है ना भाई कि आज मोदी जी नहीं स्वीकार कर रहे कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध था वो ट्रंप ने शुरू करवाया। वो आज सुबह तक भी रुकवाया, सॉरी, वो आज सुबह तक भी बोलते ठीक बोला आपने, वो शुरू भी उसने करवाया ताकि उसको नोबेल चाहिए था। स्वामी जी ये तो बहुत बढ़िया बात बोली। सब तो युद्ध कराओ, बंद कराने का ड्रामा करो, नोबेल प्राइज के लिए अपना नाम भेजो। और स्वामी जी ने एक बात कही कि शुरू उसने करवाया, बंद हमने करवाया। बिल्कुल। तो स्वामी जी ने अभी एक और बात कही कि क्यों हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैं बिल्कुल शुद्ध अर्थशास्त्री के नजरिए से बोलूंगी कि हमारी सरकार को आज की डेट में, हालांकि मोदी जी बहुत मैक्रो स्तर पे बहुत बढ़िया पॉलिसीज ला रहे हैं, लेकिन शुद्ध अर्थशास्त्री बिजनेस से जो रोज जुड़े रहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अभी दूंगी कि यहाँ पे जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख को पर मंथ क्रॉस करता है, अब देखिए आप क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे जहां पे बिग एसीज चलेंगे, क्योंकि ये सब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। अगली वॉर एआई की वॉर होने वाली है। तो जहां डेटा और ये सब कंप्यूटर्स जहां लगेंगे तो वहां 10 से 15 लाख का बिल आना पर मंथ बिजली का बहुत सामान्य बात है। लेकिन मेरा बिजली विभाग क्या करेगा? उसके लिए पहले 2 करोड़ का मेरे से गारंटी लेगा। अब आप ये देखिए कि एंटरप्रेन्योर वहां पे अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने एक अच्छा उदाहरण दिया। अब मोदी जी ने तो ये कहा ही है, वो जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात वो कह रहे हैं, उसको लेकर पीछे लंबी चौड़ी बैठक भी, सुझाव मांगे जाएंगे, स्वामी जी से भी सुझाव मांगे जाएंगे, बिल्कुल मांगे जाएंगे। तो वो उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत सारी कंप्लायंसेस, बहुत सारे नियम वो उनको हटाएंगे, व्यापार करना सरल बनाएंगे। सीखने जैसी बात है इसमें। चाइना ने पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बनाया। आज से 40 साल पहले चाइना की बहुत खराब हालत थी। वो डिक्टेटरशिप है स्वामी जी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीजें भारत में हो सकती है, कुछ चीजें लोकतंत्र इतना तो जिंदा रहना चाहिए। आप पहले छेड़ते हैं, फिर बात निकलती तो आप कहते हैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। हम अपने देश में भूमि अधिग्रहण बिल नहीं पास करा पाए स्वामी जी, कर दिया, वापस लेना पड़ा। क्यों? राहुल गांधी अभी कह रहे थे, कल का बयान उनका आपको बता रहा हूं मैं, उन्होंने कहा एक बार जो मैं ठान लेता हूं ना, फिर मैं पीछे पड़ जाता हूं, वापस नहीं करता उस बात को। उन्होंने कहा आधी कांग्रेस पार्टी मेरे सामने खड़ी हो गई कि ये भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में आया था जब यूपी सरकार थी, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा यही होगा और मैंने पास करा के दिखा दिया। फिर वो कहते हैं सुपर सीएम क्यों कहते थे, सुपर पीएम क्यों कहते थे उनको? ऐसा देखो, किसी के चाहने से देश की नियति रोकने वाले नहीं है। भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए बना है और किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए, तानाशाही करने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से भी देश गुजर रहा है। और देखिए, बहुत तरह की इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बाधाएं आएंगी, लेकिन उन सब बाधाओं को चीरता हुआ भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है। ये किसी के बाप दादे का बनाया हुआ नहीं, ना ये देश किसी राजनीतिक पार्टी ने बनाया, ना ये देश किसी व्यक्ति ने बनाया। इस देश के बनाने में हमारे हजारों लाखों करोड़ों पुरखों का तप लगा, त्याग लगा, बलिदान लगा। तो ये किसी एक दो व्यक्ति के अल्हड़पने से, उनकी इग्नोरेंस से, उनकी ठसक से इसका कुछ नहीं। ये तीनों शब्द राहुल गांधी के लिए कहे ना? नहीं, आप बिल्कुल नहीं। आप आज वो बात कर रहे हो जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी का नाम लेके कहो कि मोदी ने गलत किया। आप वही बात कर रहे हो सौरभ जी। कई बार मैं देखता हूँ ये राहुल गांधी को बड़े पीछे पड़े रहते हैं। मुझे लगता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राहुल गांधी मोदी के पीछे पड़े हैं हम, इसीलिए उनकी बात हम करते हैं। आपने कहा सारी विघ्न दूर होंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, बड़ा सोचना एक बात है, बड़ा करना, और उसके लिए आपको उपेक्षाओं से, तिरस्कारों से, विरोधों से, अवरोधों से, संघर्षों से, चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में से पढ़ करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो कोई ऐसे तो नहीं पहुँच गया ना। 50 साल उसके लिए मैंने तपस्या की है। तो ऐसी अलग अलग सेक्टर्स में कुछ लोगों को कुछ बड़े पुरुषार्थ करने पड़े। और भारत सरकार को एक सुझाव तो मेरा ये है कि ये जो मेक इन इंडिया है, मेक बाय इंडियंस है, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और भी तमाम तरह की चीज़ें करनी, इसके लिए ना खुद मोदी जी को
थोड़ा अलग से समय देना पड़ेगा, बाकी कुछ चीज़ों को शायद कम करना पड़े उनको, और एक बहुत ही टैलेंटेड मिनिस्टर इसके लिए लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाने की बात हुई, वो बात तो सीढ़ी चढ़ सकती थी, छोटे छोटे देश बना रहे हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना, उसके लिए जो भी फैसिलिटी देनी है इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए, और उस मिनिस्ट्री का नेतृत्व उसका डायरेक्शन खुद पीएमओ में प्रधानमंत्री जी को खुद देखना चाहिए, और उसमें ऐसे कैपेबल लोगों को लगाना चाहिए उसके बोर्ड में, जो निर्णय करने वाले लोग जिनका जो है बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। कोई एक आध नाम नेता के तौर पे आपके मन में हो भाई, हाँ ये कैपेबल आदमी। अरे भाई फिर कुछ नया बकरा छुड़ जाएगा। ये कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं, आपने कहा कि किसी कैपेबल आदमी को वहां लगाया जाए, तो कोई सुझाव आपका? नहीं, मेरे सामने 4-5 लोगों के हैं, मैं मोदी जी से बात करके उनको तो मेरी बातचीत है उनसे डायरेक्ट। मेरी बातचीत होती है, मेरी बातचीत आज से नहीं है, मेरी बातचीत तो 25 सालों से मेरी टीवी के माध्यम से नहीं होती। सौरभ जी का माध्यम नहीं चाहिए उनको। ये बात जो सौरभ जी से तो प्रेम है उनका, रजत जी से भी प्रेम है, लेकिन क्या होता है कई बार बातें ना फिर थोड़ी आप दोनों को मेरी तरफ रहना है, उनकी तरफ नहीं। हमें इनसे बातें, अभी इस प्रोग्राम में हमें इनसे बातें निकलवानी है। जो ये वहां जाके बोलेंगे कुछ तो शांतनु जी कह रहे थे। मैं तो करीब 1 दशक स्वामी जी के साथ रहा हूं, और ये जो बात हमने कही कि स्वदेशी, वो सुनने में ऐसा लगता है अरे ये तो बड़ी बोरिंग सी स्वदेशी बात कर रहे हैं। भाई भारत जैसा देश टूथपेस्ट नहीं बनाता था, स्वामी जी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। हम लोग तो, मैं तो उनका सोशल मीडिया देखता था, पहले तो पतंजलि का दंतकांति मांगते थे, वो इसी फोन से ट्वीट करता था स्वामी जी के नाम। बल्कि फोन खो जाता था, लगता था अरे कोई और लॉगिन करके कुछ ना कहते थे कि हम टूथपेस्ट नहीं बना पाए। पहले शांतनु ऐसे बोलते थे, बाबा जी वाला कोलगेट दे दो, बाबा जी वाला कोलगेट दे दो। और अब दंत क्रांति के नाम से मांगते, और आधे से ज्यादा भारत में हमने कोलगेट को बीट कर दिया। क्योंकि मैं एक पोस्ट डालता था, गाली पड़ती थी, अरे नमक से कौन करता है, अरे कोल से कौन करता है। 1 साल बाद हमारे में कोल है, हमारे में नमक है, जो हम पुराना ऐड करा करते थे कि नमक से ना। तो हम लोग, मेरे ख्याल से एक पुरुषार्थ की जरूरत है कि हम लोग टूथपेस्ट नहीं बना पाए, हम लोग बाथरूम क्लीनर नहीं बना पाए। ये जो बेसिक चीजें हैं, वो एक बाबा रामदेव को आना पड़ा बनाने के लिए। सर कुंठाओं से देश बाहर निकला है सौरभ जी, ये बड़ी बात है। नहीं, मैं सुबह आज दिन में एक प्रोग्राम में, हमारे कहानी कुर्सी के प्रोग्राम में विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो आए, तो हमारी बहस चल रही थी। उन्होंने एक बात की, सोचने लायक बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बात सच है क्या। उन्होंने कहा हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम कंजम्पशन इकोनॉमी है। मैडम बताएगी, हमारे यहाँ मतलब पावर है, लोग परचेजिंग पावर है, लोग खरीदते हैं, तो हमारा अंदर ही अंदर बनता भी है और कंजम्पशन भी होता है। लेकिन उन्होंने कहा भारत के ब्रांड कहाँ चले गए? भारत बनाने पड़ेंगे ना, टीवी के ब्रांड थे अलग अलग, आपने बनाए नहीं क्या? एक मिनिस्ट्री चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री चाहिए। ये मैंने बोला ना, ये एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लोगों को हौसला रखना पड़ेगा। ऐसा मैं कोरिया में गया, मैंने पूछा भाई तुम्हारे सैमसंग इतना बड़ा कैसे बन गया। मैं जापान में गया, मैंने कहा भाई तुम्हारे ये जो ऑटोमोबाइल के इतने बड़े बड़े ब्रांड कैसे बन गए। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जी यहाँ लोगों ने ऐसा 99% लोग कि हमको 100% स्वदेशी को ही अपनाना। स्वदेश की भाषा, जापानीज ने अपनी जापानीज भाषा छोड़ी, वहाँ का पीएम अभी भी जापानीज में बात करता है। कई बाहर जाते हैं 2 भाषा लेकर के जाते हैं। कोरिया ने अपनी भाषा छोड़ी जी, नहीं बिल्कुल। जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी भाषा छोड़ी, नहीं छोड़ी। चाइना इतना बड़ा देश बन गया, चाइना को खूब मजाक उड़ाई थी लोगों ने कि ये ग्लोबल पावर बनना चाहता है, अपने ये तो अंग्रेजी को अपने अनुमति नहीं दे रहा, आज तक नहीं दी उसने, आज तक नहीं। तो देखो अपनी चीजों पर दृढ़तापूर्वक हमें डटना पड़ेगा, और लोगों को हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, निरंतरता के साथ, किसी भी सफलता के लिए कम से कम 2, 3, 4, 5 दशक लग जाते हैं। आज आज़ादी का आंदोलन में जो है 1857 में चलो एक बार थोड़ा पूरी सफलता नहीं मिली, तो फिर 100 साल लगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो एक वक्त था हम विदेशी माल सामान के पीछे पगलाए रहते थे, कोई विदेश सारा, वो पागलपन अब कम हुआ है, कम हो गया। हमारा अपने भारतीय ब्रांड्स पर भरोसा बना है, और अच्छा आप कोई कहता है, कोई भी, अब मैं किसी की आलोचना नहीं करता, जो भी आपके पैनलिस्ट आए होंगे, अब उनका एक बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो पढ़ंतरी लोग हैं, इधर से 2-4 बातें पढ़ लेते हैं फिर छोंक देते हैं। तो भारत में टाटा ब्रांड नहीं है क्या? सही बात है। रिलायंस ब्रांड नहीं है क्या? बिरला ब्रांड नहीं है क्या? यहाँ पर अडानी भी अब तो ब्रांड हो गया भाई, वर्ल्ड के लिए ब्रांड हो गया, ऐसी क्या बात है। एक बार प्रियंका गांधी ने पूछा था ना, ये अडानी अंबानी बनाते क्या है, याद है? ये देखो, मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर को गाली देना, एंटरप्रेन्योर को गाली देने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता भाई। वही तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, उसी ने तो पूरा आधा देश बनाया। सरकार तो 2% जॉब दे रही है केवल, एंटरप्रेन्योर को गाली देना तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पाप है। ऐसा देखो, यहाँ भारत में
व्यापारी होना मतलब ऐसा एक सोशलिस्ट मूवमेंट लगा बीच में, और तो कम्युनिस्ट मूवमेंट चला देश में, उसने भारत में व्यापारी होना, भारत के नेताओं ने व्यापारियों को गाली देकर के पिक्चरों में दिखाते थे जो विलन होता था वो लाला होता था, और जो ये होता था ये गरीब होता था, गरीब व्यापारी रामदेव, लाला रामदेव। अच्छा सुना, हमको गाली देते हैं लोग। अच्छा मैंने कहा लाला ही है ना, देने वाला बना हूं ना, व्यापार में उपकार के लिए कर रहा हूँ, यदि कमाई में भलाई के लिए कर रहा हूँ, अर्थ में परमार्थ के लिए ना भी करो तब भी। अच्छा दूसरी बात एक और बताता हूँ, विदेशों में व्यापार करने वाले को बहुत रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट। ही इज ए बिग बिजनेसमैन, दिस इज एसेट ऑफ आवर नेशन। सपोर्ट करती हैं उनको लोग पुरस्कार देते हैं, उनको लोग वहां के जो भी नेशनल अवार्ड देते हैं, और सब जगह उनको वेलकम होता है, क्या रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। सोच का जो परिवर्तन है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो दाता है, वो नौकरी दे रहा है, और उसके देखिए मेरे आज पतंजलि से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। 5 लाख 5 लाख लोगों को, 50,000 का टर्नओवर को छोड़ा होता है क्या ग्रुप का? आप सोचिए, कई बार तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने इतनी बड़ा और इस बात में लगे कितना एक दशक 2 दशक 1.5 दशक सोच चाहिए थी, और इन मतलब गवर्नमेंट ने तो बहुत एग्जेम्पशंस भी नहीं दी, बट जो हम सोच की बात कर रहे हैं स्वामी जी, नहीं हमने गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं, मैं वही कह रही हूँ, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस, जैसे स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल विवेकपूर्ण उदारता दिखानी चाहिए, अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनको एग्जेम्पशंस देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दी बिल्कुल बिल्कुल, और यही वर्ल्ड कर रहा है, और भारत में पैसे की भी कमी नहीं है। 3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ दीप्ति जी, शांतनु जी, देखो भारत में आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कैपिटल की कमी, आपको कैपिटल की यहाँ भी कमी जो हुआ करती थी, स्किल कैपिटल लेबर। बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिका से लेकर के चाइना के से लेकर के जापान से लेकर के मिडिल ईस्ट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, भारत के लिए हाथ खोल करके बैठे हुए। मुझे दिया है कितना हजारों करोड़ रुपए, मुझे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। हाँ? जो स्वदेशी व्यक्ति है भगवा पहन के बैठा उसको सबको पता है कि बाबा रामदेव तो एकदम ठेठ देसी, और गाली भी देगा उनको करता तब भी दिया। इन्वेस्टर्स भारत के लिए पूरे थे बैठे, टेक्नोलॉजी में भारत की कोई कहीं कमी नहीं, भारत में जो है ब्रेन की मतलब जो है प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, भारत के अंदर मेहनत की कोई कमी। ठीक है कुछ थोड़े बहुत प्रमादी लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ के देश में सब खप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं, भारत जैसा देश और है कहाँ, तो भारत में किस चीज की कमी है कि भारत क्यों नहीं बन सकता विश्व की आर्थिक महाशक्ति? हमारा रुपए डॉलर का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? हमारी करेंसी की देखो, हमारी जीडीपी की देखो, हमारी ग्रोथ रेट देखो, हर चीज में हम अमेरिका सहित पूरी दुनिया को मात दे सकते हैं। वी हैव दिस कैपेसिटी इन आवर कंट्री। तो अब क्या करें, अब हम इन आवर पीपल। एक मिनट, स्वामी जी ने एक मैन्युफैक्चरिंग की, डोमेस्टिक सब प्रोडक्शन की बात करी। सबसे बड़ी बात स्वामी जी, हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट अपनी पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ प्रोड्यूस करो इन सारे एमएनसी को खदेड़ दो, क्या जरूरत है? ये हमारे फूफा लगते हैं। सच में मतलब आपको मैं तो बार बार कहता हूँ, आप अपने घर में जाके देखिए, सब लोग एक लिस्ट बनाइए, घर से उतरिए क्या क्या आपके घर में जो देश में बना। मोदी जी बार बार कह रहे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, वहां जब टूथपेस्ट जो पाइप है टॉयलेट साफ करने का, उसमें भी मेड इन चाइना लिखा है, मेड इन कोरिया, कपड़े पहनते हैं मेड इन बांग्लादेश, मेड इन कोरिया, क्यों ये सब? बाबूजी हाथ में फोन नहीं रखते, नहीं तो अभी देख लेता मैं कहाँ का फोन है। मेरा तो लावा और माइक्रोमैक्स का था। हाँ जी, मैंने तो बाबा जी के मोबाइल ऑपरेट भी करें, उनसे ट्वीट करें। इंडियन मोबाइल, हाँ इंडियन मोबाइल, इंडियन लैपटॉप, हम लोग एप्पल ले आते तो हमें जूता चप्पल देखो, ये बहुत खतरनाक है, खटक से। नहीं वो तो क्या जीते हैं वहां पे, एसी से लेकर सब देसी होता है। He walks his talk, जो कहते हैं वो करते हैं। हमको स्वदेशी को जीना पड़ेगा। हर देखो, जब तक आप आचरण में चीजों को नहीं लाएंगे, सही बात है, खाली बातों से बातें नहीं बनेगी। कुछ लोग प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, आजकल तो हमारे कथाकार भी इसमें बहुत सम्मिलित हो गए, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। उनसे कोई पूछे व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर आवर कंट्री, तो बोले मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं प्रवचन देता हूँ। ये कुछ लोग दो बातें छो के बात समझ में आती है। अरे भाई, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो हमने हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, अब तो मैंने आगे निश्चय किया कि जो अब ये शिक्षा की गुलामी चल रही है देश में, चिकित्सा की गुलामी चल रही है, ये आर्थिक वैचारिक गुलामी, दरिद्रता, देश में नशा, वासना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इन सबसे देश को उभारना है, वापस इसको परम वैभवशाली तभी हम बना पाएंगे, खाली बातों से नहीं। जैसा आपने कहा स्वामी जी, समय अब इतना ही था, लेकिन आपने जैसे कहा कि जब तक हमारे सर पे नहीं आती भारतीयों के, तब तक हम शायद थोड़ा सा
सुस्त रफ्तार से तो चलते फिर तो हैं। ट्रम्प को अब धन्यवाद आ गया है ट्रम्प को धन्यवाद देना चाहिए। दुनिया वो पथ जगह दिया, वो जगह पथ दिया। क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि बाधाएं जिसके रास्ते में ना आए, जिस वो पथ नैविक में बिखरे कुशलता सोना हो। के, हाँ, वो नाविक कुशलता क्या, यदि बाधा बाधा- मेरे दिमाग से उतर गया स्वामी जी, आपके सामने यदि आ धाराएं गया, प्रतिकूल यदि ना हो। धाराएं प्रतिकूल ना हो। अब धारा प्रतिकूल भी है, सच अगर है, सच कोई है, बात- विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्या बात- क्षणिक नहीं धीरज क्या बात होते। है, चला, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा जनता को, धक्का लेकिन लगाना ठीक है। पड़ेगा और भारत माता की जय। भारत को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और भारत आगे बढ़ेगा, ये भारत की नियति। ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रोग्राम में आने के नियत लिए। है, बहुत नियति शुक्रिया। है स्वामी जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका, जी शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप। इतना ही आज, इतना ही